बच्चों में आपको हायर सेकेंडरी परीक्षा का कक्षा 12वीं का हिंदी विषय का मॉडल प्रश्न पत्र बता रही हूँ। इसको सभी उत्तरों के साथ में अंत तक सुनिए, जिससे कि आप बहुत अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। प्रश्न 1 है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। भक्तिन सेवक धर्म में स्पर्धा करती थी। इसका उत्तर है हनुमान। चौके के गीले होने का भावार्थ है वातावरण में नमी। सिल्वर वेडिंग से अभिप्राय है सिल्वर चांदी, रजत जयंती। विज्ञान के क्षेत्र में काम कर रही भारत की संस्थाएं हैं। इसका उत्तर 4 है। विभाव व अनुभाव। विज्ञान के क्षेत्र में काम कर रही भारत की संस्थाएं हैं 4। विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगात रस निष्पत्ति। यह परिभाषा है भरत मुनि की। टेढ़ी खीर मुहावरे का अर्थ है कठिन कार्य। रिक्त स्थान की पूर्ति उचित शब्दों को लिखकर करिए। शिरीष का पेड़ अपना रस वायुमंडल से खींचता है। बगुलों के पंख, इसके रचनाकार है उमा शंकर जोशी। कूर्तीकरण को एनकोडिंग भी कहते हैं। आनंदा की पाठशाला 11 बजे से लगती थी। अच्छे विद्यार्थी परिश्रमी होते हैं। यह एक साधारण वाक्य है। गद्य पद्य मिश्रित काव्य चंपू काव्य कहलाता है। जिस काव्य में गद्य भी होता है और पद्य भी होता है उसे चंपू काव्य कहते हैं। आधुनिक काल के जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र माने जाते हैं। अगला प्रश्न, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। राजभाषा से आप क्या समझते हैं? इसका उत्तर है जिस भाषा में सरकारी काम होता है उसे राजभाषा कहते हैं। दूसरा, कविता का पहला उपकरण क्या है? कविता का पहला उपकरण शब्द है। यशोधर बाबू ने मैट्रिक की परीक्षा किस स्कूल से पास की थी? इसका उत्तर होगा यशोधर बाबू ने मैट्रिक की परीक्षा रेमजे स्कूल से पास की थी। मैं पढ़ लिख कर वकील बनूंगा, अछूतों के लिए कानून बनाऊंगा, छुआछूत को खत्म करूंगा। यह कथन बाबा साहेब अम्बेडकर का है, भीमराव अम्बेडकर जी का। कविता पंख लगाकर कहां कहां उड़ सकती है? कविता पंख लगा करके, कविता कल्पना के पंख लगा करके हर जगह कहीं भी उड़ सकती है। राजा ने लुट्टन से क्या कहा? राजा ने लुट्टन से कहा, जाओ मेला देखकर घर आओ। महाकाव्य में किन किन रसों की प्रधानता होती है? महाकाव्य में श्रृंगार, वीर या शांत रस में से कोई एक रस प्रधान रूप से होता है। प्रश्न 5, सत्य असत्य वाक्यों का चयन करके लिखिए। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण होते हैं, ये सत्य है। दूसरा, शब्द शक्ति 4 प्रकार की होती है, ये असत्य है। शब्द शक्ति 3 प्रकार की होती है, अभिधा शक्ति, लक्षणा शक्ति और व्यंजना शक्ति। तीसरा है, सिंधु घाटी सभ्यता में पत्थर और तांबे का प्रयोग होता था, ये सत्य है। लेखन का आशय यांत्रिक हस्त कौशल होता है, ये गलत है। पाठ, रुबाइयां व गजल में कवि ने स्वयं को देश पर न्यौछावर कर दिया है, ये गलत है। मेरी कल्पना का आदर्श समाज,
इस पाठ के लेखक बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर हैं। ये सही है। प्रश्न 6 से 2 अंक के प्रश्न हैं सभी। भक्तिन अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छुपाती थी? इसका उत्तर है, भक्तिन का वास्तविक नाम था लक्ष्मीन। लक्ष्मी ऐश्वर्य का प्रतीक है, लेकिन जो भक्तिन थी वह बहुत अधिक गरीब थी, इसलिए वह अपना वास्तविक नाम सभी लोगों से छुपाती थी। परचेजिंग पावर से क्या अभिप्राय है? परचेजिंग पावर का अर्थ होता है खरीदने की शक्ति। लोग अपने सामान खरीदने की शक्ति को दिखा करके अपने आप को शक्तिशाली सिद्ध करते हैं। धन मनुष्य के सामर्थ्य का प्रतीक है। अगला प्रश्न है, बच्चे किस बात की आशा से नीड़ों से झांक रहे होंगे? नीड़ मतलब घोंसला। बच्चे माता पिता से मिलने की आशा में नीड़ों से झांक रहे होंगे। उनके माता पिता लौट कर आएंगे। बच्चे पूरे दिन भूखे प्यासे होंगे। उन्हें खाने की चीज मिलने की प्रतीक्षा होगी। रचना के संदर्भ में अंधड़ और बीज क्या है? रचना के संदर्भ में अंधड़ का मतलब होता है भावनाओं का आवेग, और बीज जो विचार और अभिव्यक्ति होती है वह। सवैया छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। सवैया वार्णिक छंद है। इसके 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 22 से लेकर के 26 तक वर्ण होते हैं। इसका उदाहरण है, शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हूँ जाहि निरंतर गावें, जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बतावे, नारद से सुख व्यास रटे पचिहार तऊ पुनिपार न पावे, ताहि अहीर किछो हरिया छछिया भरी छाछ पे नाच नचावे। अगला प्रश्न है, भ्रांतिमान अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। इसकी परिभाषा है, जहां प्रस्तुत वस्तु को देख करके किसी विशेष समानता के कारण अन्य वस्तु का या दूसरी वस्तु का भ्रम हो जाए, वहां भ्रांतिमान अलंकार होता है। इसका मुझे बहुत ही अच्छा एक उदाहरण लगता है, बहुत सुंदर उदाहरण है। नाक का मोती अधर की कांति से, बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से, देख कर सहसा हुआ शुक मौन है, सोचता है अन्य शुक यह कौन है। और एक और बहुत ही सरल उदाहरण है, आप में से बहुत बच्चों को याद भी होगा। ये सुंदरकांड में है। कपि करि हृदय विचार, दीन मुद्रिका डारि तब, जनु अशोक अंगार, दीन हर्षि उठि कर गहेऊ। ये भी भ्रांतिमान का उदाहरण है। निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिख करके इनका वाक्य में प्रयोग करना है। अपना उल्लू सीधा करना, अपना मतलब साध लेना। आजकल नेता लोग अपना उल्लू सीधा करने के लिए जनता को तरह तरह का प्रलोभन देते रहते हैं। खाक छानना, मारा मारा घूमना। जो लोग मेहनती नहीं होते हैं वे बाद में खाक छानते फिरते हैं। निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। शोक है कि तुम घायल हो गए। यहाँ पर ये वाक्य जो है इसमें शोक नहीं लिखेंगे। किसी की मृत्यु आदि पर शोक होता है, इसमें हम बोलेंगे खेद है कि तुम घायल हो गए।
दूसरा वाक्य है, घर में चाय केवल नाम मात्र को बची है। यहाँ पर केवल और नाम मात्र दोनों मतलब वाक्य गलत है, तो इसमें हम लिखेंगे घर में चाय नाम मात्र को बची है। अगला है, कहानी व उपन्यास में कोई दो अंतर लिखिए। इसका उत्तर होगा, कहानी में मानव जीवन की किसी एक प्रभावशाली घटना का वर्णन होता है, जबकि उपन्यास में मानव जीवन के बृहद स्वरूप को प्रस्तुत किया जाता है। दूसरा अंतर है, कहानी लघु आकार की होती है, उपन्यास दीर्घ आकार का होता है। इसमें एक और अंतर है, तीसरा अंतर, कहानी में पात्रों की संख्या सीमित होती है, जबकि उपन्यास में अनेक पात्र होते हैं। नाटक एवं एकांकी में कोई दो अंतर लिखिए। पहला है, नाटक में अनेक अंक होते हैं, जबकि एकांकी में एक ही अंक होता है। दूसरा, किसी नाटक में प्रमुख कथा के साथ अनेक प्रासंगिक कथाएं भी जुड़ी होती हैं, जबकि एकांकी में एक ही कथा होती है। नाटक में पात्रों की संख्या अधिक होती है, एकांकी में नाटक की अपेक्षा कम पात्र होते हैं। संचारी भाव किसे कहते हैं? किन्हीं चार संचारी भावों के नाम लिखिए। आश्रय के मन में उठने वाले अस्थिर मनोविकारों को संचारी भाव कहते हैं। इनका अस्तित्व पानी के बुलबुलों के समान होता है। संचारी भावों की संख्या 33 होती है। संचारी भावों के नाम निर्वेद, ग्लानि, शंका, असूया, आलस्य, चिंता। इसमें से कोई भी आप 4 नाम लिख सकते हैं। व्यंजना शब्द शक्ति की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। जहाँ गूढ़ार्थ या व्यंग्यार्थ ध्वनित होता है, वहाँ व्यंजना शब्द शक्ति होती है। इसमें अभिधा और लक्षणा से भिन्न एक विलक्षण अर्थ ही निकलता है, जिसे व्यंग्यार्थ कहते हैं। इसका उदाहरण है, सूरज डूब गया है। जूझ कहानी के आधार पर बताइए कि लेखक की मां ने पाठशाला जाने में क्या सहायता की। इसका उत्तर है, लेखक की मां ने गांव के जमींदार दत्ताजी राव सरकार से बात की। उन्होंने आनंद के पिता को बुलाकर डांटा और बच्चे को पढ़ाने के लिए कहा। मोहनजोदड़ो के घरों की कोई दो विशेषताएं लिखिए। मोहनजोदड़ो के घर सड़क के दोनों ओर पंक्तिबद्ध स्थित थे। घरों में किसी भी प्रकार की खिड़कियां या दरवाजे नहीं थे। एक अन्य विशेषता है, घरों के दरवाजे सड़क पर न खुल करके अंदर गलियों में खुलते थे। कोई भी घर मुख्य सड़क पर नहीं खुलता था। फीचर लेखन से क्या आशय है? सुव्यवस्थित, सृजनात्मक तथा आत्मनिष्ठ लेखन, जिसके माध्यम से सूचनाओं के साथ साथ मनोरंजन पर भी ध्यान दिया जाता है, उसे फीचर कहते हैं। बिंब क्या है? कविता में बिंब का क्या कार्य है? इसका उत्तर है, बिंब का अर्थ है मूर्त रूप प्रदान करना। कविता में बिंब एक ऐसा भावनात्मक चित्र है जो रूपक आदि का आधार ग्रहण कर भावनाओं को तीव्र करता है। बिंब काव्य अनुभूति को पाठक से एकाकार करा देता है। भाव पल्लवन करके लिखिए। मुल्क बदल जाए, वतन तो वतन होता है। यह जो पंक्ति है, इसमें देश प्रेम की भावना व्यक्त की गई है। किसी व्यक्ति को यदि
नौकरी, व्यापार या किसी अन्य कार्य से दूसरे मुल्क में, दूसरे देश में जाना पड़ता है, तो भी उसका जो देश है, मातृभूमि है, उससे उसका प्रेम कम नहीं होता। मातृभूमि तो मातृभूमि ही होती है, उसमें अंतर नहीं होता है। वह कहीं भी रहे, विश्व में किसी भी देश में रहे, लेकिन जो उसको अपनी मातृभूमि से लगाव है, जहाँ वह जन्म लिया है, जहाँ वह पढ़ लिख करके बड़ा हुआ, जहाँ उसका परिवार रहता रहा, वह उसको मृत्यु तक याद आता रहेगा। वह उसको कभी भी भूल नहीं सकता। उसको जैसे ही समय मिलता है, वह तुरंत ही अपने वतन वापस आ जाता है। वतन की माटी, उस माटी की याद उसको हमेशा सताती रहती है। वतन की सभ्यता, संस्कृति, रीति रिवाज, उत्सव, नाते, रिश्तेदार कभी भी भूलते नहीं हैं। इसीलिए कहा गया है, मुल्क बदल जाए, वतन तो वतन होता है। उपसर्ग एवं प्रत्यय में अंतर लिखते हुए दोनों के एक एक उदाहरण दीजिए। उपसर्ग उसे कहते हैं जो किसी शब्द के पूर्व में जुड़ करके उसके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन ला देते हैं, जैसे उप, उपयोग, उपहार। प्रत्यय वे है जो किसी शब्द के अंत में जुड़ करके उसमें नवीनता उत्पन्न करते हैं, जैसे आई, त्व, वान इत्यादि। जैसे मीठा में ई प्रत्यय जोड़ने पर मिठाई, लड़ा में लड़ाई आदि। छायावाद की दो प्रवृत्तियों को लिखते हुए दो छायावादी कवियों के नाम लिखना है। छायावाद की प्रवृत्तियां या विशेषताएं। छायावाद में प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। दूसरी विशेषता है, इसमें काव्य में प्रेम और सौंदर्य का चित्रण किया गया है। तीसरी विशेषता है, वेदना और करुणा की धारा प्रवाहित हुई है। छायावाद के दो कवि हैं, जयशंकर प्रसाद और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। प्रगतिवाद की दो प्रवृत्तियां लिखते हुए दो प्रगतिवादी कवियों के नाम लिखिए। प्रगतिवाद की प्रवृत्ति या विशेषता, पहला है, इस काव्य में शोषक वर्ग के प्रति आक्रोश व्यक्त किया गया है। दूसरा, प्रगतिवादी काव्य में जीवन के प्रति यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाया गया है। एक अन्य विशेषता है, तीसरी विशेषता, इसमें भाग्यवाद की अपेक्षा कर्मवाद की श्रेष्ठता पर बल दिया गया है। कभी कभी तीन विशेषताएं लिखने को भी आ जाता है। प्रमुख प्रगतिवादी कवियों के नाम, नागार्जुन, शिवमंगल सिंह सुमन, त्रिलोचन, फणीश्वर नाथ रेणु अथवा हजारी प्रसाद द्विवेदी की निम्न बिंदुओं के आधार पर साहित्यगत विशेषताएं लिखिए। पहले फणीश्वर नाथ रेणु के बारे में बता रहे हैं। रचनाएं, मैला आंचल, कितने चौराहे, इसमें अन्य रचनाएं भी आप ध्यान रखिए। ठुमरी, ऋणजल, वन तुलसी की गंध। यदि ज्यादा रचनाएं को लिखने को आएंगी तो आपको ध्यान रहेगा। भाषा शैली, रेणु जी की भाषा आंचलिकता से प्रभावित है। इन्होंने पात्रों के चित्रण में और दृश्यों के चित्रण में
बहुत सफलता प्राप्त की है। इन्होंने आम बोलचाल की भाषा को अपनाया है, मिश्रित शब्दावली का भी प्रयोग किया है, गंभीर विषयों पर भाषा संस्कृत निष्ठ है। इनकी भाषा में ग्रामीण अंचल के शब्दों की अधिकता है। इनकी शैली में चित्रात्मकता के साथ साथ वर्णनात्मकता, संवादात्मकता तथा आत्मकथापरकता के भी दर्शन होते हैं। भाषा प्रवाह के अनुसार वाक्य छोटे हैं। इन्होंने ग्रामीण वातावरण को सजीवता प्रदान करके बहुत ही सुंदर और यथार्थ की कसौटी पर सटीक लेखन कार्य किया है। फिर है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। रचनाएं बाणभट्ट की आत्मकथा, अशोक के फूल, कल्पलता आदि इनकी साहित्यगत विशेषताएं। भाषा शैली, इनकी भाषा तत्सम प्रधान है। इनकी रचनाओं में पांडित्य प्रदर्शन की अपेक्षा सहजता और सरलता है। तत्सम शब्दावली के साथ साथ इन्होंने तद्भव, देशज, उर्दू, फारसी आदि भाषाओं का भी प्रयोग किया है। इनके निबंधों में विचारात्मक, भावात्मक और व्यंग्यात्मक शैलियों को अपनाया गया है। इस प्रकार से इनकी भाषा परिनिष्ठित, सुसंस्कृत, व्याकरण के अनुशासन से अनुशासित, विषयानुकूल और कविता की छटा से परिपूर्ण है। द्विवेदी जी के साहित्य में गंभीर विषय के बीच बीच में हास्य एवं व्यंग्य के छींटे मिलते हैं। इनकी नाट्य शैली हिंदी साहित्य के लिए वरदान स्वरूप है। इनके निबंध व्यक्तित्व व्यंजना और आत्मपरक शैली से युक्त हैं। इन्होंने साहित्यकार और समीक्षक के रूप में हिंदी साहित्य में प्रतिष्ठा प्राप्त की है। अगला प्रश्न है, कुंवर नारायण अथवा रघुवीर सहाय की काव्यगत विशेषताएं लिखिए। इनकी रचनाएं और भाव पक्ष, कला पक्ष। पहले कुंवर नारायण का लिखेंगे। रचनाएं चक्रव्यूह, तीसरा सप्तक, आकारों के आसपास, मेरे साक्षात्कार आदि। मैं आपको ज्यादा रचनाएं बता रही हूँ। इनका भाव पक्ष और कला पक्ष के आधार पर चित्रण, काव्यगत विशेषताएं। कुंवर नारायण जी ने काव्य के अनुरूप भाषाओं का प्रयोग किया है। इनमें अभिव्यक्ति की सहजता प्रकट होती है। इन्होंने कविता की विधा को अपने सृजन कर्म में हमेशा प्राथमिकता दी। आलोचकों का मानना है कि उनकी कविता में व्यर्थ का उलझन, अखबारी सतहीपन और वैचारिक धुंध की बजाय संयम, परिष्कार और साफ सुथरापन है। इन्होंने भाषा को सहूलियत से सुविधा अनुसार बरतने के लिए कहा है और इनकी भाषा भी बहुत ही सरल और प्रभावशाली है। जनमानस के समझने योग्य भाषा का प्रयोग किया है। नई कविता के दौर में जब प्रबंध काव्य का स्थान लंबी कविताएं लेने लगी थीं, तब कुंवर नारायण जी ने आत्मजयी जैसे प्रबंध काव्य रचकर हिंदी साहित्य में भरपूर प्रतिष्ठा प्राप्त की है। फिर है रघुवीर सहाय। इनकी रचनाएं सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए हैं आदि। रघुवीर सहाय जी की काव्यगत विशेषताएं, भाव पक्ष, कला पक्ष। रघुवीर सहाय जी ने अपने काव्य में सामान्य व्यक्ति की पीड़ा व्यक्त की है। इन्होंने सड़क, चौराहा, दफ्तर, अखबार, संसद, बस, रेल, बाजार आदि विशिष्ट आदि सभी में भी कविताएं लिखी हैं। इनकी कविता को कहानीपन और नाटकीय वैभव दिया है। रघुवीर सहाय जी ने अपने काव्य में सामान्य व्यक्ति की पीड़ा व्यक्त की है। इन्होंने सड़क, चौराहा, दफ्तर, अखबार, संसद, बस, रेल, बाजार आदि सभी पर कविता लिखी है।
इन्होंने कविता में उतर करके खोजी पत्रकारिता की सनसनीखेज रपटे केवल नहीं की हैं, बल्कि आत्मान्वेषण किया है। इन्होंने बतौर पत्रकार और बतौर कवि घटनाओं में निहित विडंबना और त्रासदी को देखा है। इनकी कविताओं की विशेषता है कि इन्होंने छोटे या लघु की महत्व को स्वीकार किया है और सभी को अपनी रचनाओं में स्थान दिया है जिन्हें समाज में हाशिए पर रखा जाता है। इनकी कविताओं में अत्यंत साधारण तथा अनायास सी प्रतीत होने वाली शैली है, जिसमें इन्होंने दारुण विडंबनाओं को व्यक्त किया है। इनके काव्य में इन्होंने सीधी, सरल और सधी हुई भाषा का प्रयोग किया है। इनकी रचनाओं में जाति या वैयक्तिक भावना नहीं के बराबर है। ये एक बहुत सफल कवि, कथाकार, उपन्यासकार, निबंधकार, व्यंग्यकार, साहित्यिक समीक्षक, पत्रकार, आलोचक, अनुवादक, कुशल नाटककार, अच्छे संपादक, वैयाकरण और यात्रा विवरण के लेखक भी थे। इनकी सभी रूपों में गहरी सूझबूझ, संवेदनशीलता, बौद्धिक प्रखरता और रचनात्मकता दिखाई देती है। हिंदी कविता को उन्होंने एक कहानीपन और एक नाटकीय वैभव दिया है। हिंदी साहित्य में उनका अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान है। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ और आज यह विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। हमारे देश ने आज़ादी के बाद में लोकतंत्र को अपनाया। कृषि उत्पादनों और औद्योगिक उत्पादनों में लगातार वृद्धि हो रही है। हमारे देश ने चिकित्सा विज्ञान और विभिन्न कलाओं के क्षेत्र में भी प्रगति की है। अब दूरसंचार के क्षेत्र में विशेष प्रगति हुई है। अब मेट्रो ट्रेन भी चलने लगी हैं। सभी शहरों को सड़क मार्ग से और रेल मार्ग से जोड़ा जा रहा है। नए नए तकनीकी कॉलेज खुल गए हैं और सबसे बड़ी बात है, हमारे देश में सभी कुछ धीरे धीरे डिजिटल होता जा रहा है। स्वच्छ भारत अभियान और आत्मनिर्भर भारत, इन अभियान के द्वारा हमारा देश निरंतर प्रगति कर रहा है। देश में जातिवाद की समस्या बहुत अधिक है। इसके अतिरिक्त आरक्षण की एक समस्या विकराल रूप ली हुई है, जिसके कारण जातिवाद समाप्त ही नहीं हो रहा है। इन सभी चुनौतियों के बावजूद हमारा देश आगे बढ़ता जा रहा है। आधुनिक भारत में योग्यता को बढ़ावा मिलना चाहिए और सभी प्रकार के जातिवाद और असमानता को समाप्त करके सभी को योग्यता के आधार पर रोजगार मिले। सभी व्यक्ति स्वावलंबी होकर के रोजगार प्राप्त करें। जरूरी नहीं कि सभी को सरकारी नौकरी ही मिले, लेकिन आधुनिक भारत के सभी नागरिक एक आत्मनिर्भर भारत को बनाने के लिए अपना योगदान दें। आधुनिक भारत के लोगों को अपनी आसपास की जो वातावरण है वहाँ सर भ्रष्टाचार को दूर करने में, नशे आदि बुराइयों को दूर करने में सहयोग करना चाहिए। तभी हमारा देश विश्व गुरु हो सकता है। जनसंख्या समस्या इस शीर्षक पर डॉक्टर और नागरिक का संवाद लिखिए। इसमें आप लिख सकते हैं कि कोई डॉक्टर है, उसको इमरजेंसी में किसी नागरिक के पास पहुंचना है, लेकिन
डॉक्टर पहुंच नहीं पाया समय पर, तो मरीज परेशान है, उसकी हालत बिगड़ती जा रही है। डॉक्टर बोल रहा है, अरे मैं तो समय पर ही निकला था, लेकिन रास्ते में इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि मुझे आने में देर हो गई। मरीज बोल रहा है, जो नागरिक है वो बोल रहा है कि ठीक है डॉक्टर साहब, ये जो समस्या है लोग इसको सुनते ही नहीं है। भारत में बहुत अधिक जनसंख्या की समस्या है, लेकिन फिर भी लोग जनसंख्या पर नियंत्रण करने के लिए कोई भी उपाय नहीं अपना रहे हैं। डॉक्टर बोल रहे हैं, हाँ, पढ़े लिखे लोग भी जनसंख्या को बढ़ाने के लिए दुष्परिणाम को देख रहे हैं। बहुत से ऐसे मरीज हैं जिनके पास कोई साधन नहीं है, लेकिन उनके पास भी 4-5 बच्चे हैं। तो नागरिक बोल रहा है, ठीक है, लेकिन इससे तो नुकसान है, सड़क पर भीड़ भाड़ बढ़ रही है, अधिक जनसंख्या होने से लोगों को मकान नहीं मिल पा रहे हैं, लोग समय पर अपने कार्यालय नहीं पहुंच पाते हैं, हर जगह भीड़ ही भीड़ दिखाई देती है। डॉक्टर बोल रहे हैं, हाँ ये बात तो है, बहुत सारे लोगों को व्यक्तिगत नुकसान भी है। जनसंख्या अधिक होने के कारण और परिवार में ज़्यादा सदस्य होने के कारण सभी लोगों को पर्याप्त रूप से भोजन आदि नहीं मिल पाता। माता पिता अपने बच्चों की शिक्षा आदि में उतना खर्च नहीं कर पाते हैं जितना 2 बच्चे होने पर खर्च सकते हैं। अधिक बच्चे होंगे तो उनको अधिक आय भी लगेगी, और इसके कारण बेरोजगारी की समस्या भी बढ़ती जा रही है। जनसंख्या नियंत्रण में रहेगी तो प्रदूषण, बेरोजगारी आदि समस्याएं भी कम हो जाएंगी। तो नागरिक बोल रहे हैं, हाँ बहुत अच्छा है, ठीक है डॉक्टर साहब, आप अब चेकअप करिए। ऐसा कुछ आप लिख सकते हैं। ये अपठित गद्यांश है और अपठित काव्यांश है, इसको आप देख लीजिए। इसमें अपठित गद्यांश के आधार पर प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। परीक्षा में कोई भी अपठित आ सकता है, आप उस अपठित को अच्छी तरह से पढ़िए और उसका शीर्षक लिखेंगे, और जो भी प्रश्न है उस पैसेज में से देख करके ही आपको उत्तर लिखना है। तो आपको इसके लिए अपठित गद्यांश को बार बार पढ़ना है, अच्छी तरह से पढ़ना है, जब तक आपका उत्तर निकल के नहीं आ जाता है। इसमें हमको शीर्षक लिखना है। इसमें संस्कृति के बारे में बताया गया है, तो हम इसका शीर्षक संस्कृति लिख सकते हैं। प्रश्न है दूसरा, निष्प्राण पत्थर को कैसे जीवंत बनाया जा सकता है। देखिए ये लिखा है, संस्कृति के द्वारा ही पत्थरों को आकृति प्रदान की जा सकती है। व्यक्तित्व में विशेषताएं कब अर्थपूर्ण समझी जाती हैं। व्यक्तित्व में विशेषताएं साध्य एवं साधन दोनों ही रूपों में अर्थपूर्ण समझी जाती हैं। इसके बाद एक पद्यांश है। पद्यांश में हम देख रहे हैं, दे रहे आवाहन तुझको मस्त होकर मेघ काले, उठ रही झंझा प्रबलतम जोर इनका आज माले, प्राण शपथ तुझको जो हटाए एक पग भी आज पीछे, प्राण में भर अटल साहस खेल ले इनको खिला ले, नाश की पटभूमिका पर सृष्टि का कर चित्र अंकित, विजय है तेरी सुनिश्चित। तो इस पद्यांश का शीर्षक साहस भी हो सकता है, योद्धा भी हो सकता है। प्रश्न है, कवि सृष्टि का चित्र कहाँ अंकित करना चाहता है। ये वाली पंक्ति है, नाश की पटभूमिका पर सृष्टि का कर चित्र अंकित। इसमें कवि नाश की पटभूमिका पर सृष्टि का चित्र अंकित करना चाहता है। कवि किसको आजमाने की बात कर रहा है। कवि प्रबलतम झंझा में जोर आजमाने की बात कर रहा है। प्रबलतम झंझा मतलब विपरीत परिस्थितियों में धैर्य रखने की बात कर रहा है। इसके बाद है, पद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या लिखिए।
जथा पंख बिनु खग अति दीना, मति बिनु फनि करिबर करहीना। अस मम जीवन बंधु बिनु, तो ही जो जड़ देव जियावो मोही। इसमें संदर्भ में लिखेंगे। प्रस्तुत चौपाई हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 के लक्ष्मण मूर्छा और राम विलाप इस प्रसंग से उद्धृत की गई हैं। इनके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। प्रसंग में बोलेंगे कि इसमें लक्ष्मण मूर्छा पर विलाप करने वाले राम अपना दुख प्रकट कर रहे हैं। जिस तरह से पंख के बिना खग पक्षी, मणि के बिना सांप, फनी सांप को बोलते हैं, सूंड के बिना करिवर हाथी अत्यंत दीनहीन हो जाता है, उसी प्रकार तुम्हारे बिना मेरा जीवन व्यर्थ है। हे भाई लक्ष्मण, मैं तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह सकता। यदि भाग्य भी मुझे जीवित रखेगा तो भी मेरा जीवन पंख के बिना जिस तरह पक्षी है, मणि के बिना सांप है और सूंड के बिना हाथी है, उसके समान बेकार हो जाएगा। काव्य सौंदर्य में लिखेंगे। इसमें चौपाई छंद है। राम की व्याकुलता का सजीव वर्णन किया गया है। अवधी भाषा का सुंदर प्रयोग है। इस पद्यांश में करुण रस है और इस पद्यांश में करुण रस है। अथवा मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, हो जिस पर भूपों के प्रसाद छावर वह खंडहर में, मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। प्रस्तुत पंक्तियाँ पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित आत्मपरिचय पाठ से ली गई हैं। इनके कवि हरिवंश राय बच्चन जी हैं। प्रसंग: इन पंक्तियों में कवि ने वर्णन किया है कि सांसारिक उत्तरदायित्वों के बावजूद उनका जीवन प्रेम से परिपूर्ण है। कवि कहते हैं कि मेरे जीवन में अनंत सांसारिक उत्तरदायित्व और अनेक समस्याएं और बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। मैं सारे संसार का भार लिए घूम रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं उनके प्रति सजग रह करके उनका निर्वहन करता रहता हूँ। कवि कहते हैं कि उनका जीवन दूसरों के लिए प्यार से भरपूर है। जीवन की समस्याओं के बावजूद कवि का जीवन नेह रस से परिपूर्ण है। उनके पास भावनाओं रूपी वीणा के 2 तार हैं, जिनको उन्होंने प्यार से स्पर्श किया और झंकृत कर दिया। जिस तरह से वीणा के तारों को स्पर्श करते ही वह झंकार करने लगती है, उसी तरह से कवि की भावनाएं भी लोगों की आत्मीयता से स्पर्श होते ही झंकार करने लगती हैं। अर्थात कवि उनकी प्रेम तरंगों के साथ सुखद स्मृतियों में घूमता रहता है। फिर काव्य सौंदर्य लिखेंगे। इसमें सांसों के तार और जगजीवन, इसमें अलंकार है। सांसों के तार में रूपक अलंकार है, जगजीवन में अनुप्रास अलंकार है। भाषा सहज और सरल है। इसमें मुक्तक छंद का प्रयोग किया गया है। इसके बाद 2 गद्यांश हैं। ये पहला जो गद्यांश है, मैं प्रायः सोचती हूँ कि जब ऐसा बुलावा आ पहुँचेगा जिसमें धोती साफ करने का भी अवकाश नहीं रहेगा, ये भक्तिन वाले पाठ का है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह के गद्य खंड भाग के भक्तिन नामक रेखाचित्र से लिया गया है। इसकी लेखिका महादेवी वर्मा जी। इस गद्यांश में लेखिका भक्तिन के बारे में बता रही है। इसकी व्याख्या में लिखेंगे। लेखिका सदैव भक्तिन के बारे में ही सोचती थी। भक्तिन सदैव लेखिका के साथ रहना चाहती है, लेकिन कोई तो समय ऐसा आएगा जब वह कोई भी साथ में नहीं रहेगा। जब मृत्यु निकट आएगी तो भक्तिन किस काम की बात करेगी, क्योंकि उस स्थिति में वह किसी काम को करने के लायक ही नहीं रहेगी। न वो न सामान बांध सकेगी और न ही कपड़े धो सकेगी।
इस असहाय स्थिति में भक्तिन भी कुछ नहीं कर पाएगी और लेखिका स्वयं के बारे में लिख रही हैं कि मैं भी तो कुछ नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि उस समय वे भी वृद्ध हो जाएंगी। विशेष में लिखेंगे लोक प्रचलित शब्दावली का प्रयोग है, भाषा संस्कृत निष्ठ है, शैली संस्मरणात्मक है। अगला है, इससे यह तो हो सकता है कि वह चूरन वाला भगत। यह गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह के गद्य खंड के बाजार दर्शन नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक जैनेन्द्र कुमार जी हैं। इसके प्रसंग में लिखेंगे, इस गद्यांश में चूरन वाले भगत जी की बात हो रही है। चूरन वाले भगत जी संसार की नजरों में न पैसे वाले हैं न ही शिक्षित हैं। इसलिए सभी की नजरों में वह एक नाचीज, एक बेकार से आदमी है। संसारी लोग उन्हें व्यर्थ समझते हैं, लेकिन जो लेखक है वह कह रहे हैं कि मैं अन्य विद्वान श्रेणी का सदस्य होकर के भी आप लोगों के साथ यह स्वीकार नहीं कर रहा हूं। भगत जी को संतोष की वह पूंजी प्राप्त है जो बड़े बड़े विद्वानों को नहीं मिलती है। उस अपदार्थ प्राणी को, मतलब जिनके पास कोई पदार्थ नहीं है, कोई धन नहीं है, लेकिन उसके पास बहुत बड़ी पूंजी है, संतोष है, विवेक है, वह लोभ नहीं कर रहा है, इसलिए वह सबसे बड़ी पूंजी है। पैसे से भी उस व्यक्ति उसको नहीं खरीद सकता है। भगत जी के मन में सांसारिक व्यक्ति के वस्तुओं को पाने की लालसा नहीं है। इसमें विशेष में लिखेंगे, इसमें व्यंग्यात्मक शैली है। हिंदी और उर्दू मिश्रित शब्दावली का प्रयोग किया गया है। चर्चात्मक भाषा और सरल, सरस और प्रवाहपूर्ण भाषा है। चर्चात्मक शैली है। अगला प्रश्न है, उत्तर पुस्तिका के पुनर्मूल्यांकन हेतु सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल को एक आवेदन पत्र लिखना है, अथवा मित्र को हायर सेकेंडरी परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने पर एक बधाई पत्र लिखिए। इसमें आपको विशेष ध्यान रखना है कि जब हम पत्र लिखते हैं तो पत्र में ऊपर जो बाई तरफ का कोना होता है वहां पर हम लिखेंगे प्रति सचिव महोदय जी, माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल। इसके बाद हम अपना विषय लिखेंगे। विषय उत्तर पुस्तिका के पुनर्मूल्यांकन हेतु आवेदन पत्र। फिर महोदय जी, विनम्र निवेदन है कि मैं आपकी मध्य प्रदेश की माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा आयोजित परीक्षा में 12वीं में वर्ष अमुक अमुक कोई भी लिख देना, अमुक अमुक वर्ष में बैठा था, लेकिन इसी वर्ष का लिख देना। लेकिन मुझे जब अंक सूची मिली तो मुझे अपने विषय के नंबर देख करके, अंक देख करके बहुत ही दुख मिश्रित आश्चर्य हुआ। मेरे अंक लगभग 25 अंक कम है, तो मुझे अपनी जो उत्तर पुस्तिका है उसका पुनर्मूल्यांकन करवाना है। पुनर्मूल्यांकन में मैं अपने विश्वास के आधार पर यह कह सकता हूँ कि मुझे 25 अंक और अधिक मिलेंगे। कृपया इस संबंध में उचित कार्यवाही करें तथा शीघ्रातिशीघ्र मेरी उत्तर पुस्तिका का पुनर्मूल्यांकन करने की कृपा करें। फिर नीचे अपना विवरण लिखेंगे। मेरा विवरण निम्नलिखित प्रकार से है। नाम, अपना नाम लिखेंगे, पिता का नाम, माता का नाम, कक्षा 12वीं, वर्ष, परीक्षा केंद्र जो भी है कुछ भी लिख दीजिएगा, अपने स्कूल का ही नाम लिख दीजिए, लज्जा शंकर झा। फिर रोल नंबर, अनुक्रमांक,
नियमित हैं या स्वाध्यायी हैं, जो भी उसमें लिखना है। फिर उत्तर पुस्तिका के पुनर्मूल्यांकन के लिए शुल्क लगता है, तो उस शुल्क के बारे में संलग्न बैंक का ड्राफ्ट, दिनांक कितना, पत्र व्यवहार का पता, अपने खुद स्वयं का घर का एड्रेस लिखेंगे। फिर सबसे नीचे बाईं तरफ दिनांक लिखेंगे और दाहिनी तरफ प्रार्थी, अपना नाम, अंक और रोल नंबर। परीक्षा में आपको नाम नहीं लिखना है, केवल अपना रोल नंबर लिखना है नाम की जगह पर। मित्र को बधाई पत्र लिखना है। जब हम मित्र को पत्र लिखते हैं तो इसमें विषय हेडिंग नहीं डालेंगे। सबसे ऊपर जो दाहिना भाग है उसमें कोने में अपना एड्रेस लिखेंगे, शहर का नाम, फिर दिनांक। बाईं तरफ के कोने में लिखेंगे, अपने मित्र को पत्र लिखना है तो कोने में अपने मित्र का नाम लिखेंगे, प्रिय मित्र ये अमुक अमुक अमुक, सप्रेम, प्रणाम और अभिनंदन। आज मैंने पढ़ा, मुझे पता चला कि तुम्हारा हायर सेकेंडरी का परीक्षा परिणाम आ गया है और तुम प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हो। यह जान करके मुझे अत्यधिक प्रसन्नता हुई है। मैं पहले से ही जानता था कि तुम बहुत ही अधिक परिश्रमी हो। यदि तुम आज जबलपुर में होते तो हम दोनों जी भर करके साथ साथ में खुशियां मनाते हैं। मैं तुम्हारे उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और आशा करता हूँ कि जीवन में हमेशा तुम सफलताएं प्राप्त करते रहो। माता पिताजी को मेरा सादर प्रणाम कहना तथा छोटी बहन को हार्दिक स्नेह। शुभेच्छाओं के सहित तुम्हारा अभिन्न मित्र, अपना नाम लिखेंगे। फिर जब हम औपचारिक पत्र लिखते हैं तो फिर भवदी आदि लिखते हैं, लेकिन अनौपचारिक पत्र लिखते हैं, मित्र आदि को पत्र लिखते हैं तो तुम्हारा मित्र, स्नेही, ऐसा कुछ लिखेंगे। भवदी नहीं लिखेंगे, प्रार्थी नहीं लिखेंगे। इसके बाद में निबंध है 120 शब्दों में। इसमें आपको रूपरेखा के साथ में निबंध लिखना है। कोरोना लक्षण एवं उपचार, स्वच्छ भारत अभियान, जीवन में कंप्यूटर की आवश्यकता, उत्तम विद्यार्थी, उन्नत राष्ट्र, बालिका शिक्षा का महत्व। आप सभी को परीक्षा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसके आगे भी आपको निरंतर वीडियो भेजती रहूँगी और महत्वपूर्ण प्रश्न भी भेजूँगी, तो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तत्काल ही सब्सक्राइब कर लें और मेरे अगले वीडियो का इंतज़ार करें।